हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास की फिजिक्स का गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं। गाउस का नियम अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं और इसका एक एप्लीकेशन इससे पहले के वीडियो में अपन ने देखा है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत। तो सबसे पहले आप इसको समझें। अचालक परत यानी क्या मैं एक कागज़ ले लूँ, ठीक है। अपरिमित यानी अनंत विस्तार की है। पतली परत है यानी जिस तरीके से आपके पास कागज़ का एक पेज होता है आप उसको मान सकते हैं। जब आप उसे आवेशित करेंगे तो उसका आवेश कहाँ वितरित होगा, उसकी परत की मोटाई बहुत अल्प है तो उसको दिया गया आवेश इस परत के पूरे क्षेत्रफल के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे जब आप आवेश घनत्व निकालेंगे तो इसका आवेश घनत्व है वो पृष्ठ आवेश घनत्व निकलेगा, यानी सिग्मा लगाएंगे अपन एकांक क्षेत्रफल को दिया गया आवेश। और इस परत के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ निकालनी है? इस परत के किसी बिंदु से लंबवत दूरी, ये आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे r। यहाँ आपके पास कोई एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो पहले अपन इसकी दिशा की चर्चा करते हैं और दूसरे पार्ट में अपन इसके संख्यात्मक वैल्यू की परिमाण की बात करेंगे। क्लियर है? तो पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये अनंत विस्तार की परत है, इसको जब आप आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश है, यानी मैं यहाँ पे धनावेश लगा रहा हूँ। ये धनावेश इसके क्षेत्रफल के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो क्या क्या आपने लिया है पहले वो आपको यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में लिख लेना चाहिए। तो जो बातें अपने को दे रखी है वही अपन लिखते हैं। माना एक अनंत विस्तार की अचालक आवेशित परत जिस पर आवेश घनत्व सिग्मा है। ध्यान दें, यहाँ पे अपन पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे। इसका जो कंसेप्ट है वो आपको सतत आवेश वितरण के वीडियो में मिल जाएगा। परत से लंबवत दूरी r पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा का कंसेप्ट लेंगे। तो ये भी डेरिवेशन आपके पिछले डेरिवेशन की तरह समान ही है। क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट आप O देख रहे हैं, इस O पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी ऊपर और नीचे आपको एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेना है। यहाँ पे ds एरिया ले लेना है ऊपर और नीचे, वो भी बराबर दूरियों पर। तो इसको मैं कह देता हूँ ds और ये भी आपका ds, दोनों इक्वल वैल्यू हैं, जो आप यहाँ पे नोट में लिख देंगे। इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा इस P पॉइंट के लिए लंबवत बाहर की तरफ ये आएगी। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे DE1 वेक्टर। और दूसरे धनावेश के कारण P बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो भी लंबवत बाहर की तरफ आएगी, इसे आप लिखेंगे DE2 वेक्टर। क्लियर है? वही पुराना कंसेप्ट है अपना। अब आप जानते हैं कि ये DE1 वेक्टर DE2 वेक्टर हैं, ये परिमाण में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले अपन ने अभी जो कल्पनाएं करी हैं उनको अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या लिखा अपन ने कि बिंदु O से समान दूरी पर दो समान क्षेत्रफल अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। दोनों क्षेत्रफल अल्पांश अपन A1 और A2 लेते हैं, जिनके कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः DE1 और DE2 वेक्टर है, जो अपन दिखा चुके हैं। जो परिमाण में समान है इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, अब अपन इन्हें घटकों में वियोजित करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब इनको घटकों में वियोजित किया जाएगा तो ये जो एंगल है वो आपको यहाँ पे इक्वल है, थीटा थीटा एंगल है। और जब ये एंगल इक्वल हैं तो आप इनको घटकों में जब वियोजित करेंगे तो ये आपका जो ऊपर वाला घटक होगा वो हो जाएगा, थीटा के साथ वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास DE2 साइन थीटा। और इसके साथ क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? DE2 कॉस थीटा। क्लियर है? इसी प्रकार से DE1 को जब आप घटकों में वियोजित करोगे तो ये हो जाएगा DE1 साइन थीटा। और इसके साथ वाला जो क्षैतिज घटक जिसके साथ एंगल बन रहा है ये हो जाएगा आपके पास DE1 कॉस थीटा। आप जानते हैं कि ये दोनों घटक जो हैं वो परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और ये जो क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो अब अपन इनका नोट लिखते हैं। तो वही बातें अपने को यहाँ पे लिखनी है
क्या लिखा है, इन्हें घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और क्षैतिज घटक है वो जुड़ जाते हैं। तो आप मुझे बता दें कि हर एक बिंदु के ऊपर जब आप ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों का जोड़ा एक साथ लेंगे तो इनके कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक आएंगे वो हर जगह निरस्त हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस आवेशित परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपके इस कॉस फैक्टर के घटक में होगी, और कॉस फैक्टर का जो घटक है वो तो इस परत के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। पॉजिटिव लिया इसलिए बाहर हो गया, नेगेटिव लेते तो अपन अंदर की तरफ आ जाता। अब आप कह सकते हैं कि सर क्या ये सेगमेंट इस परत के इस तरफ ही, दाहिनी तरफ ही लेना आवश्यक है, क्या बाईं तरफ नहीं ले सकते? आप डेफिनेटली इसके बाईं तरफ भी ले सकते हैं, और बाईं तरफ के लिए सेम कहानी होगी, धनावेश है तो लंबवत बाहर और ऋणावेश है तो लंबवत अंदर की तरफ। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर एक अचालक परत होता तो इस अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके तल के लंबवत दोनों तरफ होगी। अगर आप पॉइंट दाहिनी तरफ लेंगे तो इस तरफ बाहर की तरफ हो जाएगी, और बाईं तरफ लेंगे तो इसके बाईं तरफ बाहर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन अब इसका रिजल्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं, एक परिणामी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, इस प्रकार आवेशित परत का कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत होती है। ये स्टेटमेंट लिखने से आपका डायरेक्शन का जो टॉपिक है वो 1 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। इतना लिखोगे तो आपको इस डेरिवेशन में 1 नंबर मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इसके परिमाण की। विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो अपने को निकालना है। अब अपने को इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए अपने को इसका एक डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। ये आपके पास अनंत विस्तार की परत है। अब आप कहेंगे कि सर ये परत जो आपको दिखाई दे रही है ये तो परिमित है, इसका तो आकार फिक्स है, आप इसको अनंत परिमाप की कैसे कह सकते हैं? इसको अनंत परिमाप की अपन इसलिए कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अपनी कॉपी का ही एक पेज है, और उस कॉपी के पेज से आप मात्र 5 mm की दूरी के ऊपर, यानी आधा सेंटीमीटर दूरी के ऊपर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, बहुत थोड़ी सी दूरी के ऊपर आप विद्युत क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, तो वो जो लंबवत दूरी r है इसकी तुलना में वो कागज का पेज तो अनंत विस्तार का ही होगा। क्लियर है? यानी अनंत होना आवश्यक नहीं है, अनंत आपको उस लंबवत दूरी के सापेक्ष लेना है। यदि लंबवत दूरी जो आप यहां से लेंगे अगर वो बहुत थोड़ी सी है, 5 mm 4 mm की है, तो उसके लिए तो आपकी कॉपी का जो पेज होगा वही अनंत विस्तार का हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको यहां पे इससे लंबवत दूरी r के ऊपर यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, और ये पॉइंट आपका P है और इसकी जो लंबवत दूरी है वो r है। यहां आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप मुझे बताएं कि आप गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और गाउस का नियम तो बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है तो सर अपने को यहाँ पर भी एक बंद पृष्ठ लेना चाहिए, और वो भी कैसा? उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए, तभी तो अपन गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख पाएंगे। तो इस पॉइंट के लिए यदि आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो बंद पृष्ठ किस तरीके से माने? आप इस सिचुएशन को समझ करके देखेंगे तो आप गोलाकार तो ले नहीं सकते, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बेलनाकार बंद पृष्ठ ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट P है वो इस बेलनाकार पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के फल के ऊपर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो ये वृत्ताकार भाग है इसके ऊपर ये पॉइंट P है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये बेलन किस तरीके का होगा? ये बेलन जो है वो इस कागज की परत को पार करके जाएगा। r लंबाई का तो इस तरफ रह जाएगा, और r लंबाई का जो बेलन है वो आपका इसके पीछे की तरफ रह जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप इस परत को आर पार करता हुआ एक बेलन लेंगे, और इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? r दूरी आपने इस तरफ ली है और r दूरी आपने इसके पीछे की तरफ ली है। तो अपन जब यहाँ पे नोट लिखेंगे तो इसे 2r लंबाई का बेलन कह देंगे, और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी मान लेंगे अपन? क्रॉस सेक्शन एरिया S मान लेंगे। तो पिछले टॉपिक की तरह इसके ये जो गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ आपने लिया है इसके क्षेत्रफल को अपन 3 भागों में तोड़ देते हैं। एक इसका पहले वाला ये वृत्ताकार भाग, इसको कह दिया S1, एक इसके ये पीछे वाला वृत्ताकार भाग, इसको कह दिया आपने S2, और एक ये जो आपका इसका वक्र पृष्ठ है इसको कह दिया आपने S3। तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है S1 पृष्ठ वाला, इसके ऊपर आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ आएगी? इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो सर लंबवत बाहर की तरफ है, तो E वेक्टर आ जाएगा इस तरफ। अभी आपने चर्चा भी करी है कि ये वाला जो परत है
इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपर यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, ये भी लंबवत बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि धनावेश के कारण तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। ठीक है, इसके ऊपर यदि मैं एक लंबाई क्षेत्रफल अल्पांश ले लूं ds, तो इस ds वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ये भी परत के तल के लंबवत आएगी। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप अल्पांश क्षेत्रफल ds लेंगे तो उसके क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ आएगी, ये बाहर की तरफ आएगी ds वेक्टर, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, इसका जो वक्र पृष्ठ है, इस बेलनाकार भाग का जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ के ऊपर ds की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ये तो लंबवत बाहर की तरफ आएगी ds वेक्टर। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो सर तल के लंबवत है। तो यहाँ पे इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा S3 पृष्ठ के ऊपर। क्लियर है? तो ये जो बातें हैं वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ आपने लिया है, इसके S1 भाग के ऊपर E की और ds की डायरेक्शन सेम है, S2 भाग के ऊपर E और ds की डायरेक्शन सेम है, परंतु इसका जो वक्र पृष्ठ है उसके ऊपर आप किधर भी लेंगे, जिस तरफ भी लेंगे, जैसे मान लीजिए ये मैंने पेन लिया है, ये आपका बेलनाकार भाग है, तो यदि ऊपर की तरफ लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर होगी, दूसरी तरफ ऊपर के लेंगे तो, और नीचे की तरफ लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इसके नीचे की तरफ हो जाएगी। लेकिन हर जगह होगी क्या, लंबवत। लेकिन इसके जो ये वृत्ताकार भाग है, यहाँ पर E और ds की डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर है? तो अब अपन इस पूरे बेलन से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा उसको अपन 3 भागों में तोड़ लेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगा देंगे, और दूसरा अपन लगाएंगे गाउस का नियम, और गाउस का नियम है वो भी विद्युत फ्लक्स को ही प्रदर्शित करता है। तो चलिए पहले इसका सेगमेंट का अपन जो डेरिवेशन है वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है अपन ने कि आवेशित परत के लंबवत 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्लियर है? जिसके क्षेत्रफल को 3 भाग S1, S2 और S3 में विभाजित करते हैं। अब अपन लिखेंगे कि बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स, ठीक है, तो बेलन से निर्गत जो कुल फ्लक्स है वो आपका 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और एक गाउस के नियम से। जितने भी गाउस नियम के डेरिवेशन है, एप्लीकेशन है, उन सब में यही मेथड रहेगा। तो सबसे पहले आप मुझे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो निकालनी है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है? और ये पूरे पृष्ठ के लिए है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड फाई इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर इसका जो टोटल फ्लक्स है वो निकालने के लिए आप इसको S1, S2 और S3 3 भागों में आप इसे तोड़ देते हैं। तो इसको 3 भागों में तोड़ने का तरीका क्या होता है, आप जानते हैं कि ई डी एस कॉस थीटा नीचे आप लिखेंगे S1 प्लस ई डी एस कॉस थीटा नीचे आप लिखेंगे S3, फिर प्लस ई डी एस कॉस थीटा नीचे आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे आप S2 और यहाँ लिखेंगे अपन S3। तो ये भी किसके बराबर चल रहा है, फ्लक्स के बराबर ही तो चल रहा है। तो इसको अपन गाउस के नियम वाली लाइन को सीधी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब आप थीटा लिख दें। थीटा कितना कितना आया था, S1 में थीटा कितना आया था, इस S1 में थीटा की वैल्यू EDS के बीच में थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे अपन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। S2 में थीटा कितना आया था, 0 डिग्री। S3 में थीटा कितना आया था, 90 डिग्री। क्लियर है? एक चीज और मुझे लिखनी है, देखिए इस बात को समझिए कि इस पूरे परत के ऊपर आवेश घनत्व कितना था। आपने लिखा है पीछे, आवेश घनत्व का मतलब क्या है, यहां पे आप पृष्ठ आवेश घनत्व ले रहे हो, यानी एकांक क्षेत्रफल के ऊपर आवेश, जिसको आपने किससे लिखा है, सिग्मा से लिखा है। आपको इस बेलन के अंदर आवेश चाहिए। इस बेलन के अंदर आवेश कितना होगा भाई, इस बेलन के अंदर तो आवेश उतना ही होगा जितना इसके क्षेत्रफल में है। तो आपने जब आवेश घनत्व निकालते समय एकांक क्षेत्रफल लिया, तो अब आप इस बेलन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
जो आपने कैपिटल एस लिया है उससे जब आप आवेश घनत्व को गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास सिग्मा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस डाल देता हूँ, क्योंकि सिग्मा क्यू दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आवेश घनत्व सिग्मा इनटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस। तो ये सिग्मा एस जो वैल्यू है वो आपके इस सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब जितनी ये वैल्यू आपने लिखी हैं उनको आप रिप्लेस कर दें। जितने भी डेरिवेशन है सब में आपको पहले दिशा निकालनी है, उसके बाद में कोई एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है, उसके बाद में उससे निकलने वाला फ्लक्स आपको दो तरीके से, एक विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से और एक गाउस के नियम से। गाउस के नियम में आपको एक इंप्लीमेंट करना है कि सिग्मा क्यू की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पिछली बार आपने जब अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था तो उसका आवेश घनत्व लैम्डा था और बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई के अंदर कितना लंबा तार था, एल लंबाई का था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो वीडियो भी आप पीछे जाकर के समझ सकते हैं। इसके जितने भी एप्लीकेशन है उसमें से एक एप्लीकेशन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अपन इन सब की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी, आपने पहले में इंटीग्रेशन लगाया, ई डी एस लिखा और कोस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, नीचे लिख दिया मैंने S1 की बात चल रही है यहाँ पर। इसी प्रकार से अपन S2 के अंदर लेंगे तो ये भी आपके पास वैल्यू ई डी एस हो जाएगी, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है। तीसरे फंक्शन में आपने थीटा का मान 90 लिखा है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, आपको सिग्मा क्यू चाहिए तो सिग्मा क्यू की जगह आपने सिग्मा एस लिख लिया, बटा में आपके पास क्या चल रहा है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। यानी वो जो परत है वो निर्वात में रखी गई है, उसके दोनों तरफ किसी प्रकार का मीडियम नहीं है। इसमें से ई को आप बाहर ले लें, ई को आपने बाहर ले लिया। डीएस का समाकलन, सर डीएस का समाकलन तो एश होता है, लेकिन पिछले टॉपिक में तो आपने कहा था कि एस के लिए पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आना चाहिए, तो आप यहाँ पे S1 का क्षेत्रफल लिखो। वो जो बेलन आपने लिया है उसके वृत्ताकार भाग का पूरा क्षेत्रफल लिखो। त्रिज्या तो आपको दे नहीं रखी है, तो आपने कितना मान के चला, एस। और यदि आपको त्रिज्या दी हुई होती तो अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिख देते पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ति तो है। अगर त्रिज्या दे रखी होती बेलन की तो अपन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देते, और यहाँ पे अपने को तो सीधा सीधा क्वेश्चन में एस ही मान करके चल रहे हैं, तो आपके पास ई एस हो जाएगी, ये भी वैल्यू आपके पास ई एस हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट लेवल क्या कहेगा, ई एस और ई एस को आप ऐड कीजिए, दिस इज इक्वल टू 2ES, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि एस से एस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ई निकालना है, तो सिग्मा हो गया आपके पास, और ये 2 है वो इसके बटा में आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके पास जो ई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर ई तो वेक्टर राशि है, यदि ई वेक्टर है तो आप ई को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ एकांक सदिश लगा दें। तो एकांक सदिश आपने जो दूरी ली थी उसका एकांक सदिश लगा दें, तल के लंबवत की दिशा हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इसका पूरा व्यंजक आ जाता है। अच्छा, आप मुझे इस फॉर्मूले को देख करके बताएं कि ई की वैल्यू वो जो आपने परत से लंबवत दूरी r ली थी, क्या उसके ऊपर डिपेंड करती है क्या? इसमें तो r का कंसेप्ट कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए अपन लिखेंगे, इसलिए e है उसका मान दूरी r पर निर्भर, दूरी r पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? यानी चाहे आप उस अनंत विस्तार की परत से कितनी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालें, दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कई बार छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है, सवाल कहता है कि इस अनंत विस्तार की परत से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, 10 सेंटीमीटर पर कितनी हो जाएगी। तो यदि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अनंत विस्तार की परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे आप एक वैल्यू लिख सकते हो कि E है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। इस तरीके से आप इसको जरूर लिख सकते हैं। तो
यदि आप यहाँ पर इनके साथ में ई में और आर के बीच में यदि आप ग्राफ खींचना चाहेंगे, ई के अंदर और आर के अंदर ग्राफ खींचना चाहेंगे, तो एक्स एक्स के ऊपर ले लेता हूं मैं आर और वाई एक्स के ऊपर ले लेता हूं मैं ई, और यहाँ पे मूल बिंदु से शुरू होगा ये ग्राफ। तो जब ये मूल बिंदु से ग्राफ शुरू होगा तो इस ग्राफ को अपन किस तरीके से लिखेंगे, आर के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो फिक्स रहेगी, चाहे आप दूरी को बढ़ा करके कितना भी कर दें। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परत का जो आवेश घनत्व सिग्मा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके बीच में ग्राफ बनाएं, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। E की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू तो एक दूसरे के समानुपाती है, तो इन दोनों का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये दो ग्राफ हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो इतने कंसेप्ट के साथ में आपके पास अनंत विस्तार की जो परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गाउस के नियमों में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो आपका क्लियर हो जाता है। फॉर्मूला आपका आ जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप चाहे दूरी कितनी भी बढ़ा दें या घटा दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो फिक्स रहती है। क्लियर है? अब अपन यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल्स अपने बुक में दे रखे हैं, वो अपन सॉल्व करते हैं। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है, वो कह रहा है कि एक अनंत विस्तार की परत है, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आप क्षेत्रफल लेते हैं तो उसके ऊपर जो आवेश है वो आपको इतना दे रखा है। ई की वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ई की वैल्यू क्या लगेगी। सर ई की वैल्यू तो लगेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं, आपको सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख लें सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया। तो आवेश दे रखा आपका 17.70 10⁻⁻6 और एरिया हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ रख दें बस। तो आपके पास 17.70 इंटू 10⁻⁻6 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और बटा में आपके पास यहाँ पे 10⁻⁻4 और चल रहा है। अब आप इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व कर लें और सॉल्व करके आप इसका आंसर लिख दें। तो इसको आप सॉल्व करें और सॉल्व करके इसकी जो भी आंसर आती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन जो आता है तो वो आपका पास हो जाएगा 8 दूनी 16, लगभग इसका 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सेम टू सेम ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू होगी 10⁻⁻16, ऊपर जाएगी तो 10⁻10 बचेगी न्यूटन पर कूलम। ये इसका सवाल हो जाता है। तो इस तरीके से ये अचालक परत का अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।